हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स वाला। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं एकदम। आपने क्लास 9 पास कर ली है और अब आ चुके हैं क्लास 10th के अंदर। तो 10th बढ़िया इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स। इसका चैप्टर नंबर 1 लेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन चैप्टर ले रहे हैं वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अपने को इन 3 चीज़ों को पढ़ना है: यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। ये 3 चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले अपन लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होती है? पहले तो अपन इस एल्गोरिथम का मतलब समझे। तो यहाँ पर ये कोई एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एक, जो सिद्ध किया हुआ है पहले से ही। क्या है? सिद्ध किया हुआ है। एक फॉर्मूला होता है जो सिद्ध किया हुआ है, इसका यूज करना है अपने को। और जैसे अपन सीढ़ी बाय अपन अपने को छत पे चढ़ना होता है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद में दूसरी चढ़ते हैं, उसके बाद तीसरी, इसके बाद चौथी, इसके बाद में ऐसे करते करते अपन छत पे पहुंच जाते हैं। ये थोड़ी होता है कि डायरेक्ट अपन छत पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, एल्गोरिथम होती है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को सॉल्यूशन करना होता है। जैसे मान लो 25 है, अब मेरे को इसको डिवाइड करना है, किससे? 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है तो पहले क्या मैं डायरेक्ट बोल दूंगा पहाड़ा? तो पहले 5 का पहाड़ा याद करूंगा, उसके बाद में या तो याद करूंगा या फिर 5 का पहाड़ा लिखूंगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 5 25। तो 25 कितनी बार में आ रहा है यहाँ पर? तो पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भागफल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? भागफल लिखूंगा। कितनी बार में आ रहा है? 5 बार में। इसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा 25 की भाजक को भागफल से गुणा करने पर कितना मान आया, तो यहाँ पर 25 आ गया। इसके बाद में मैं इनको घटाऊंगा और यहाँ पर कितना बचेगा? शेषफल 0। तो ये अपन ने क्या किया, इसको तरीके से सोल्व किया। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब होता है एक तरीका जिससे अपने को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर प्रमेय होती है, आधारभूत प्रमेय होती है, जिसमें क्या है, अपने को एक चीज तो दे रखी है कि प्रमेय ये है, इसके बाद में अपने को इस प्रमेय का यूज करके दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो सेम एल्गोरिथम भी और प्रमेय दोनों सेम ही होती है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। इसके बाद में अपरिमेय सिद्ध करना है, वो अपन चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले लेते हैं अपन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ पहले। तो यहाँ पर ये क्या होती है, एल्गोरिथम होती है ना मेरे दोस्तों, तो वो होती है, यहाँ पर कोई संख्या है a, इसको मैं डिवाइड करूँगा b से, तो भागफल आता है q प्लस शेषफल आता है r। तो यहाँ पर ये एल्गोरिथम है यूक्लिड, मतलब ये एक फॉर्मूला की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या होता है, ये होता है भाज्य, जिसके अंदर संख्या का भाग दिया जाता है। यहाँ पर जो b है ये होता है भाजक, और यहाँ पर जो ये q है, ये जो q है मेरे दोस्तों, ये होता है भागफल। मतलब इस b का इस a के अंदर भाग देने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, और ये जो r होता है ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। और इस भाजक के अंदर एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? कि r जो शेषफल है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे? b से। क्या मेरे दोस्तों? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेषफल 0 हो सकता है लेकिन भाजक कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसके जो ये भाजक है ना, इसके बराबर कभी भी शेषफल नहीं होगा, या तो इससे छोटा होगा या फिर 0 होगा। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। तो ये एल्गोरिथम होती है। अब यहाँ पर इस चीज़ को
जैसे मान लो मेरे को भाग देना है 125 में, किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ठीक है। अब अपने को शेषफल वेशफल निकालना है, शेषफल और भागफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 का पहाड़ा बोलूँगा, तो पहले इन दो अंकों में दूंगा, तो 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पर, इसको घटाने से शेषफल 2 बचा। फिर इस 5 को उतारूंगा यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, 50 25, तो ये आ गया 25, घटाऊंगा 25 में से 25 गया तो 0, तो मतलब शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो ये हो जाएगा शेषफल, और जो ये 25 है ये हो जाएगा भागफल। अब इस चीज को अपने को लिखना होता है किससे, यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर जो 125 है ना, ये तो है भाज्य, तो इसके बराबर ये कैसे आएगा, इस 5 भाजक को किससे गुणा करने पर, भागफल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 25 प्लस इसके अंदर जोड़ने पर क्या, शेषफल 0। तो अब यहाँ पर आप तुलना करो इससे, तो यहाँ पर भाज्य क्या हो गया 125, भाज्य क्या हो गया 5, और भागफल कितना हो गया 25, और शेषफल क्या है यहाँ पर 0 है। तो इस चीज़ को अपने को इस प्रकार लिखना होता है। तो ये एल्गोरिथम हो गए। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इस चैप्टर के अंदर अपने को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो वो किस प्रकार करेंगे, अपन इस प्रमेय के आधार पर करेंगे और एक एल्गोरिथम के हिसाब से करेंगे, और जो इसके अंदर एक प्रमेय होती है आधारभूत प्रमेय, उसका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन अभाज्य संख्या क्या होती है ये देख लेते हैं एक बार। आपको याद तो होगी लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो ये क्या होती है मेरे दोस्तों, एक से बड़ी वह प्रत्येक संख्या जो स्वयं व एक से विभाजित हो। एक व स्वयं से विभाजित हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब यहां पर देखो, एक से बड़ी वह प्रत्येक संख्या जो स्वयं व एक से विभाजित हो। एक से बड़ी मतलब नेचुरल नंबर आती है तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो एक से बड़ी क्या है, 2 है। 2 में एक का भाग जाता है और 2 का भी जाता है, ठीक है। 3 लेंगे अगर अपन यहाँ पर, तो इसमें एक का भी जाता है और 3 का भी जाता है। 4 को ले अगर अपन यहाँ पर, तो 4 में देखो आप, एक का जाता है, 2 का जाता है और स्वयं 4 का भी जाता है। मतलब यहाँ पर देखो अन्य तीसरी संख्या का भाग भी जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 देखे अगर अपन, 5 में एक का जा रहा है और स्वयं 5 का ही जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अपन 6 का देखें अगर, तो यहाँ पर एक का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और स्वयं 6 का भी जा रहा है। मतलब यहाँ पर 2 संख्या अलग आ गई, तो ये भी 6 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 7 को देखें तो ये भी, इसमें एक का जा रहा है और केवल 7 का जा रहा है, तो अभाज्य संख्या हो गई 7। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगी अभाज्य संख्याएं। अब आती है अपने पास में भाज्य संख्याएं। 2 भाज्य संख्याएं भी देख लेते हैं, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं भाज्य संख्याएं। क्या देखते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी होती है, क्या होती है, एक से बड़ी वे प्रत्येक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। एक से बड़ी वह प्रत्येक संख्या जो अभाज्य नहीं है, मतलब जो संख्या अभाज्य नहीं है वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी।
एक से बड़ी का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ऐसे करके अनंत तक। अब यहाँ पर देखो 2 तो क्या थी, अभाज्य संख्या थी, तो ये भी नहीं होगी। 3 भी अभाज्य संख्या थी, तो यहाँ पर आगे पहली 4, 4 क्यों, यहाँ पर 1 आ जाता है, 2 का जाता है और 4, मतलब कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है। 6 में देखो आप, तो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और स्वयं 6 का भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो 4 संख्याएं होगी भाग जाने वाली। 7 में नहीं जाएगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 8 में देखो आप, तो 1, फिर उसके बाद में 2 का जा रहा है, उसके बाद में 4 का जा रहा है, उसके बाद में जा रहा है डायरेक्ट 8 का, तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 4 संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं की एक कंडीशन है, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाएगा उसके अंदर, कम से कम 3 संख्याओं का भाग यदि संख्या के अंदर जा रहा है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य में कम से कम क्या होती है, 2 संख्याओं का भाग जाता है, अधिकतम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वे संख्या जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, एक तो एक स्वयं और एक अन्य तीसरी संख्या। तो आशा ये चीज़ आपके समझ आई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उससे पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पर देखो 4, उसके बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे करके अनंत तक, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अपने की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रमेय क्या होगी यहाँ पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये हो जाएगी मेरे दोस्तों, क्या होती है ये प्रमेय। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप देखो 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। यहाँ पर देखो 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। यहाँ पर देखो आप 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 7। अब यहाँ पर अगर अपन ध्यान से गौर करें तो यहाँ पर देखो 2, सब में 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से अगर अपन इनको ध्यान से देखें तो पर ये क्या है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं को अपन क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यही तो क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इनके। तो यहाँ पर आधारभूत प्रमेय क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। तो जैसे मान लो फिर लेंगे अपन 36 लेंगे अगर अपन, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, दोनों 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ले ले अगर अपन 25 ले अगर अपन, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5। यहाँ पर अगर अपन 75 ले अगर, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 5 गुणा 5। तो ये क्या हो जाएगी, अब सभी के ही 36 और 25 और 75 ये क्या है, भाज्य संख्या है और इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
अपन ने लिख दिया है। इसको लिख देंगे 5 की पावर 2, इसको लिख देंगे 3 गुणा 5 की पावर 2। मतलब यदि कोई संख्या रिपीट हो रही हो तो उसको घातांकों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने ये चीज़ें सीख ली। अब अपनी बारी आती है प्रश्नावली 1.1 की। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो इन चीज़ों से सोल्व हो जाएगा। क्या है? इन चीज़ों से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बढ़ते हैं आगे। अपन प्रश्नावली 1.1 हल करने से पहले उदाहरण सोल्व करेंगे। तो उसमें से आज की क्लास में अपन सिर्फ उदाहरण 1 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 1 दे रखा है 4 की पावर n। 4 की पावर n का 4 की पावर n संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। मतलब n का कोई भी मान रख दिया अगर अपन, तो n का मान कुछ भी रखें, उसके बाद में जो इस 4 की पावर n को अगर अपन सोल्व करते हैं तो संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, ये अपने को बताना है, ये चेक करना है अपने को। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जहां तक अपन जानते हैं, सबसे पहले 0 वाली संख्या क्या आती है? 10 आती है। इसके बाद में 20 आती है, इसके बाद में 30 आती है। यदि मैं 10 के फैक्टर करूं यानी कि गुणनखंड करूं तो क्या आएगा? 2 गुणा 5। यदि मैं 20 के गुणनखंड करूं तो क्या आएगा? 2 गुणा 5। यदि मैं 30 के गुणनखंड करूं तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तीनों के गुणनखंड कर लिए अपन, जिनका इकाई का अंक 0 है। क्या आया मान? मतलब एक संख्या की आई 5 आई, यहाँ पर 5 आई, यहाँ पर 5 आई। तो मतलब यदि यहाँ पर जो कोई भी संख्या आएगी, n के कोई भी मान हो सकता है नेचुरल नंबर, तो उसका मान रखने पर यदि ये संख्या आ रही है और उसका इकाई अंक 0 आ रहा है, तो इस संख्या का गुणनखंड एक क्या होगा? 5 होगा। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 4 की पावर n का एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। मतलब यदि अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड हमेशा क्या होगा? 5 होगा, पक्का होगा। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो 4 को लिख सकता हूँ मैं क्या? 2 गुणा 2। क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 4 की पावर n का मतलब लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इसकी होल पावर n। अब यहाँ पर अपन ने एक रूल देखा था कि पावर अंदर बाहर वाली पावर और कोष्ठक के अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। अब यहाँ पर देखो, मैं n का कोई भी मान रखूं, n का कुछ भी मान रख दूं मैं यहाँ पे, 2n बराबर, यदि मैं n बराबर 1 रखूं, चाहे मैं 2 रख दूं, चाहे मैं 5 रख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n का मान कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक बार में। तो इसके बाद में 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4, और 5 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10। तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब इकाई का अंक 2 आ रहा है। ठीक है। यदि मैं 2 रखता हूँ पावर, 2 की पावर 2 की पावर 4, तो यहाँ पर 4 रखने पर आंसर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यदि मैं पावर 5 रखता हूँ, 2 की पावर मतलब n बराबर 5 रखता हूँ तो क्या हो रहा है? 2 की पावर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 1032। यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अर्थात कथन तो कह रहा है कि इकाई का अंक 0 है, और अगर इकाई का अंक 0 है तो एक गुणनखंड 5 आना चाहिए। लेकिन अपन ने यहाँ पर n का मान रख के देखा प्राकृत संख्याओं के अंदर, तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है?
2 प्राप्त हुआ, इसके बाद में 6 प्राप्त हुआ, इसके बाद में फिर से 2 प्राप्त हुआ। तो अर्थात जो ये कथन कह रहा है कि इकाई का अंक 0 होगा 4 की पावर n का, तो वो कतई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ही क्या है, 4 के फैक्टर कितने हैं? 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 है तो मतलब हमेशा क्या होगी, एक 2 के मल्टीपल संख्या आएगी। क्या आएगी? 2 की मल्टीपल संख्या आएगी, इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। तो आशा है ये चीज़ आपके समझ आई होगी। यदि आपको ये चीज़ समझ आएगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।